हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो हैरानी से अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, ईशु, ये जीजू को क्या हो गया? वो कार से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? इप्शिता ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है वो ऐसी जगह पर आना न चाहते हों। हम तुम्हें पहले ही मना कर रहे थे, पर तुम हमारी बात सुनती ही नहीं हो। खुद सोचो, वो इतने बड़े राजमहल के कुंवर सा हैं, वो भला ऐसी जगह पर खाना क्यों खाएंगे? मगर तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम हमारी बात सुनोगी ही नहीं। इप्शिता की बात सुनकर नंदिनी थोड़ी सोच में पड़ गई और उसने इप्शिता को घूरते हुए कहा, क्यों, क्या बुराई है इस जगह में? और तू तो जानती है यहाँ का खाना कितना टेस्टी होता है। इप्शिता ने कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन सब रॉयल फैमिली के बच्चे हमारी तरह नहीं होते हैं। तुझे ये बात क्यों नहीं समझ में आती? नंदिनी ने इप्शिता की बात अनसुनी कर दी और कार के शीशे के पास जाकर उसे हाथ से टैप किया। अभिमन्यु ने कार का शीशा नीचे करते हुए कहा, नंदिनी, आप हमें यहाँ क्यों ले आई हैं? नंदिनी ने अभिमन्यु की बात सुनकर अपने मन में कहा, लगता है इप्शिता सही कह रही थी। नंदिनी सोच ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सोचने लगी आप? आपसे कुछ पूछ रहे हैं। नंदिनी ने कहा, जीजू, आप पहले कार से बाहर तो निकलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर कार से बाहर उतरा। नंदिनी ने कहा, जीजू, यही तो है वो जगह जहाँ मैं आपको ले आई हूँ। एक बार आप इस जगह का खाना खा कर तो देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। मैं और ईशु तो हमेशा ही कॉलेज खत्म करने के बाद यहाँ पर लंच करने आते थे। आई एम श्योर, एक बार अगर आपने भी यहाँ का खाना टेस्ट कर लिया ना, तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। नंदिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई थी। जैसे ही अभिमन्यु ने सारी बात सुनी, वो इप्शिता की ओर बड़ी हैरानी से देखते हुए बोला, इप्शिता, सीरियसली, आप यहाँ का खाना खाती थीं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इस जगह पर आई थीं। इप्शिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी, वो आप इस जगह को देखकर इसे बिल्कुल भी जज मत करिए। एक बार आप अंदर चलिए, आपको सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगेगा और खाना भी पसंद आएगा। नंदिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई थी। जैसे ही अभिमन्यु ने सारी बात सुनी, वो इप्शिता की ओर बड़ी हैरानी से देखते हुए बोला, इप्शिता, सीरियसली, आप यहाँ का खाना खाती थीं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इस जगह पर आई थीं। इप्शिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी, वो आप इस जगह को देखकर इसे बिल्कुल भी जज मत करिए। एक बार आप अंदर चलिए, आपको सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगेगा और खाना भी पसंद आएगा। अभिमन्यु का उस ढाबे के अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन नंदिनी और इप्शिता दोनों ने ही उसे अंदर चलने का अनुरोध किया, तो अभिमन्यु को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा और वो चुपचाप उन दोनों के साथ उस ढाबे के अंदर गया। वहाँ का एटमॉस्फेयर वाकई में बहुत ही अच्छा था। सब कुछ बिल्कुल देसी तरीके से बना हुआ था। वहाँ पर बिना एसी के भी काफी ठंडक थी। अभिमन्यु वहाँ पर आकर बैठ गया। इप्शिता देख रही थी कि अभिमन्यु शायद थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। इप्शिता अभिमन्यु से पूछने ही जा रही थी कि तभी नंदिनी ने कहा, हाँ तो बताइए जीजू, क्या खाएंगे आप? ये रहा मेन्यू कार्ड। अभिमन्यु ने कहा, हमें तो इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो एक काम करिए, आप ही अपने मनपसंद कोई भी डिश मंगवा लीजिए, हम वही खा लेंगे। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा ऑर्डर कर देती हूँ। ईशु, तू अपना ऑर्डर खुद देगी या तेरा भी मैं ही ऑर्डर दे दूँ? इप्शिता ने कहा, तुम जानती तो हो हम क्या खाएंगे, तो फिर क्यों पूछ रही हो? नंदिनी ने कहा, ठीक है, मैं ही ऑर्डर दे देती हूँ। नंदिनी उन दोनों के खाने का ऑर्डर दे रही थी। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता की ओर देखा। वो वहाँ काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इप्शिता इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ होगी। हम तो सोच रहे थे कि वो बाकी रॉयल फैमिली के बच्चों की तरह ही नखरे करेगी, लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह ही रहती है। अभिमन्यु इप्शिता को देखकर ये बात सोच ही रहा था कि तभी इप्शिता की नजरें अभिमन्यु की नजरों से मिली और इप्शिता ने अपनी पलकें झुका लीं। अभिमन्यु इप्शिता को इस तरह शर्माते देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। नंदिनी ने उन दोनों की आंख मिचौली नोटिस की। वो अपने गले को साफ करते हुए बोली, अहम, वैसे आप लोगों को इस तरह से छुप छुप कर एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की एंगेजमेंट हो गई है, बहुत जल्द शादी होने वाली है। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस तरह से छुप छुप कर वन साइडेड लवर वाली फीलिंग क्यों ले रहे हैं आप दोनों?
नंदिनी इतना बोल रही थी कि इप्सिता ने नंदिनी के हाथ पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा, चुप करो तुम, कुछ भी बोलती हो। अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा सा असहज हो गया। वो दूसरी ओर देखने लगा। तभी उन लोगों के लिए नंदिनी ने जो खाना ऑर्डर किया था वो तुरंत ही टेबल पर आ गया। नंदिनी ने इप्सिता को छेड़ते हुए कहा, तुम बैठी क्यों हो, जाओ अपने होने वाले हस्बैंड को खाना सर्व करो। इप्सिता नंदिनी की ये बात सुनकर उसे घूरने लगी। नंदिनी ने कहा, अब मुझे ऐसे घूर कर डराना बंद कर और जो मैं बोल रही हूँ वो कर। चल अपनी जगह से उठ और जाकर जीजू को खाना सर्व कर, जल्दी, मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। इतना बोलकर नंदिनी इप्सिता को घूरते हुए देख रही थी। नंदिनी ने इप्सिता को कुर्सी से उठाने के लिए लगभग धक्का देते हुए कहा, क्या सोच रही है, अब जाना। अभिमन्यु नंदिनी और इप्सिता को इस तरह बात करते देखकर बोला, नहीं नंदिनी, रहने दीजिए, हम खुद से सर्व कर सकते हैं। इप्सिता को हमें सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इप्सिता खड़ी हो गई थी तो अभिमन्यु ने फिर उसे मना नहीं किया और वो इप्सिता की ओर ही देखने लगा। इप्सिता ने अपनी प्लेट में और अभिमन्यु की प्लेट में खाना सर्व किया। अभिमन्यु ने कहा, बस करिए, हमें ज्यादा भूख नहीं है, हम इतना ही खा लेंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता रुक गई। नंदिनी उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराई और उसने इप्सिता से कहा, अब तू जब सर्व कर ही रही है तो मेरी प्लेट में भी कर दे। इप्सिता नंदिनी को गुस्से से घूर रही थी। तभी नंदिनी ने चुपचाप उसके हाथ से चम्मच लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं खुद से ही सर्व कर लूंगी, तू रहने दे, वरना ऐसे गुस्से से देखेगी तो मैं तो डर ही जाऊंगी। इप्सिता चुपचाप नंदिनी के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। जैसे ही नंदिनी ने अपनी प्लेट में खाना सर्व किया, उसने अभिमन्यु और इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे या फिर खाना भी शुरू करेंगे? चलिए जीजू, शुरू करिए और बताइए मुझे कैसा लगा आपको। नंदिनी और इप्सिता दोनों ने खाना शुरू कर दिया और उन लोगों को खाना काफी पसंद आ रहा था। लेकिन अभिमन्यु ने जैसे ही खाने का पहला निवाला लिया, अभिमन्यु को वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, ये खाना तो काफी ज्यादा स्पाइसी है, हम तो इतना मसालेदार स्पाइसी खाना तो खाते ही नहीं है। अभिमन्यु एक निवाला लेने के बाद रुक गया। तभी नंदिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ जीजू, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अभिमन्यु ने सोचते हुए मन में कहा, अब हम क्या जवाब दें नंदिनी को। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी कि उसे खाना अच्छा नहीं लगा है। वो अभिमन्यु से बोली, अगर आपको ये खाना अच्छा नहीं लगा तो आप अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर बोला, नहीं, हम खा लेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने दूसरा निवाला लिया। उसे काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा था। उसने जैसे ही एक और निवाला खाया, उसे खांसी आने लगी। अभिमन्यु के गले में वो खाना अटक गया। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह खांसता देखकर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसने पानी का ग्लास अभिमन्यु को दिया और उसकी पीठ को हल्के हाथों से रगड़ते हुए बोली, आप ठीक है ना अभिमन्यु? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी कि उसे खाना अच्छा नहीं लगा। वो अभिमन्यु से बोली, अगर आपको ये खाना अच्छा नहीं लगा तो आप अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर बोला, नहीं, हम खा लेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने दूसरा निवाला लिया। उसे वो खाना काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा था। जैसे ही उसने एक और निवाला खाया, उसे खांसी आने लगी। अभिमन्यु के गले में वो खाना अटक गया। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह खांसता देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और सामने टेबल पर रखा पानी का ग्लास अभिमन्यु को दिया। उसकी पीठ को हल्के हाथों से सहलाते हुए बोली, आप ठीक है ना अभिमन्यु? लेकिन उसके जवाब में अभिमन्यु कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो खांसता ही जा रहा था। उसने जल्दी से आधा ग्लास पानी पिया और इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता काफी चिंतित हो गई थी और उसकी पीठ सहलाती जा रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इट्स ओके इप्सिता, हम ठीक हैं। एक्चुअली खाना हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्पाइसी है। हम बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं, इसीलिए ये खाना हमसे हैंडल नहीं हो रहा। इप्सिता ने कहा, आई एम सॉरी, आप रहने दीजिए, ये मत खाइए। अगर आपको आदत नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए कुछ नॉर्मल सूप ऑर्डर कर देते हैं। अभिमन्यु ने मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दीजिए इप्सिता, हमें इतनी भूख नहीं लगी है। लेकिन इप्सिता ने वेटर को बुला लिया और मेन्यू कार्ड में देखते हुए एक स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर कर दिया। अभिमन्यु की इतनी देखभाल करते देखकर नंदिनी उन दोनों को छेड़ने के मूड में थी। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है ईशु, तू तो अभी से ही अपनी वाइफ वाली सारी जिम्मेदारी निभा रही है। चल, वैसे अच्छा लगा मुझे भी ये देखकर कि तुझे जीजू की कितनी फिक्र है।
इप्शिता को पता था कि नंदिनी जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये बात बोल रही है, इसलिए वो नंदिनी को घूरने लगी। इप्शिता के ऐसे घूरने पर नंदिनी भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी। थोड़ी देर में अभिमन्यु के लिए सूप आया और अभिमन्यु आराम से बैठकर वो सूप पी रहा था। नंदिनी की कही बात उसके दिमाग में आ गई और वो इप्शिता की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, हमें इतना तो समझ में आ गया है कि इप्शिता बहुत अच्छी है और हमारी काफी फिक्र भी करती है। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखते ही सारी बातें सोच रहा था और अनजाने में ही उसके मन में इप्शिता के प्रति एक कोमल भाव जाग उठा था। वो इप्शिता की तरफ से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था क्योंकि वो इस वक्त काफी सुंदर लग रही थी और इतनी देर बाद अभिमन्यु ने ये बात नोटिस की। नंदिनी ने भी उन दोनों को नोटिस कर लिया, खासकर जिस तरह से अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देख रहा था। उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, लगता है इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को अब स्वीकार कर चुके हैं। चलो अच्छी बात है, मेरी ईशू थोड़ा सा तो आगे बढ़ी, वरना मुझे तो लग रहा था ये कुछ करेगी ही नहीं कभी। उन दोनों ने अपना खाना समाप्त कर लिया। वे लोग आराम से बैठे ही थे कि एक वेटर 3 ग्लास लस्सी लेकर आया। उसने लस्सी के ग्लास टेबल पर रख दिए। नंदिनी ने देखकर कहा, भैया हमने इसका ऑर्डर नहीं दिया। वेटर ने कहा, आप दोनों हमारी परमानेंट कस्टमर हैं, इसीलिए ढाबे के मालिक की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इप्शिता और नंदिनी ये बात सुनकर काफी खुश हो गईं। नंदिनी ने कहा, थैंक यू सो मच भैया, आप इसे यहीं पर रख दीजिए और बिल ले आइए। तीनों ने अपना लंच समाप्त कर लिया और नंदिनी ने बिल चुकाया। अभिमन्यु बिल चुकाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे जीजू, मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ ना, तो यहाँ का बिल तो मैं ही चुकाऊंगी। अभिमन्यु ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, अरे लेकिन हमारे होते हुए हम आपको। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि नंदिनी ने कहा, अरे हाँ, हम जानते हैं आप कुंवर हैं और आप हमें बिल नहीं चुकाने देना चाहते, लेकिन आप फिक्र मत करिए, नेक्स्ट टाइम जब हम आपकी शादी में वहाँ आएंगे तो आप हमें ऐसे ही ट्रीट दे दीजिएगा, ओके? अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके। वो दोनों इप्शिता की तरफ देख रहे थे। इप्शिता उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। तीनों एक साथ वहां से बाहर निकले। अभिमन्यु ने नंदिनी को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ दिया। नंदिनी इप्शिता की तरफ देखते हुए बोली, तो फिर ठीक है, कल एग्जाम है, टाइम से पहुंच जाना। इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर कहा, ओ हेलो, तुम टाइम पर पहुंच जाना, हम हमेशा टाइम पर ही पहुंचते हैं, लेट तुम करती हो हमेशा। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर अपने दांत दिखाने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, बाय जीजू, कल मिलती हूँ आपसे। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और नंदिनी को वहां छोड़ने के बाद वो दोनों विला वापस आ गए। शाम हो गई थी, दोनों ताज़ा हुए। इप्शिता अपने एग्जाम की तैयारी में लग गई थी। उसने अपने नोट्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगी। कुछ बचे हुए नोट्स थे जिन्हें वो बना रही थी। तभी डिनर का समय हुआ और अभिमन्यु ने इप्शिता के साथ डिनर किया। इप्शिता डिनर करके वापस कमरे आई। उसने अपना सारा कोर्स रिवाइज कर लिया था। सब कुछ उसे अच्छी तरह याद था। तभी इप्शिता ने कहा, कल सुबह जल्दी उठना है, अगर जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी आंख नहीं खुलेगी, इसलिए हम अभी सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले अपने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और एडमिट कार्ड को निकालकर पर्स में रख लेते हैं, नहीं तो सुबह ढूंढने में दिक्कत हुई तो कहीं हम लेट ना हो जाएं। इप्शिता इतना बोलकर अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को देखने लगी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाईं। उसे ना तो टेबल पर और ना ही सोफे पर कहीं भी डॉक्यूमेंट फाइल नजर नहीं आ रही थी, जिससे इप्शिता काफी परेशान हो गई। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड, हमारी डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ चली गई? हमें अच्छी तरह याद है, हम हॉस्टल से वो फाइल लेकर बाहर निकले थे और नंदिनी ने हमें एडमिट कार्ड भी दिया था, हमने उसे भी उसी फाइल में रख लिया था, तो फिर अब कहाँ रख दी हमने वो फाइल? कहाँ ढूंढूं उसे? अपनी डॉक्यूमेंट फाइल ना मिलने की वजह से इप्शिता काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसने बेड के आसपास चारों तरफ देखा, बेड के नीचे झुककर फाइल को ढूंढ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अपनी फाइल नंदिनी के पास तो नहीं भूल आई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी सो गई थी और उसका फोन साइलेंट पर था, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। इप्शिता ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। उसने अपना फोन साइड टेबल पर रखकर कहा, हमें इतना तो याद है, नंदिनी ने हमें वो फाइल दी थी, तो फिर हमने कहाँ खो दी अपनी फाइल? उसमें हमारे सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे।
इप्शिता ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। अगर हम उसे लेकर हॉस्टल से बाहर निकले हैं तो हम उसे यहाँ लेकर जरूर आए होंगे। हम और कहीं तो गए भी नहीं, इसका मतलब उसे कमरे में ही होना चाहिए। इप्शिता उस फाइल को ढूंढ रही थी, उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इप्शिता ने जल्दी से आकर अलमारी खोलकर देखी, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उसने अलमारी के सारे कपड़े उलट पलट दिए थे, उसे अभी भी अपनी फाइल नहीं मिली। वो फाइल को लेकर परेशान थी। तभी इप्शिता को उस अलमारी के ऊपर एक फाइल जैसा कुछ नजर आया और उसने कहा, वो ऊपर क्या रखा है, लेकिन हमारी फाइल वहां कैसे जा सकती है, वो कुछ और होगा। इप्शिता उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान उस पर ही जा रहा था। इप्शिता ने एक स्टूल को खींचकर अलमारी के आगे रखा। वो उस पर खड़ी होकर अलमारी पर अपना हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन इप्शिता का हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इप्शिता अपने पंजों के बल उस स्टूल पर खड़ी हुई। उसी वक्त अभिमन्यु अपने कमरे में जा रहा था। उसने इप्शिता के कमरे की लाइट्स ऑन देखी तो वो इप्शिता के कमरे में झांक कर देखने लगा कि क्या वो अब तक पढ़ रही है। ये देखने के लिए जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा इप्शिता स्टूल पर खड़ी थी और वो स्टूल डगमगा रहा था। अभिमन्यु ने स्टूल को हिलते देखकर कहा, अरे ये स्टूल तो किसी भी समय गिर सकता है। अगर इप्शिता गिरी तो उन्हें चोट लग जाएगी। अभिमन्यु इतना सोचकर जल्दी से इप्शिता के कमरे के अंदर आया। तभी इप्शिता का पैर लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से इप्शिता को पकड़ लिया। इप्शिता अभिमन्यु की गोद में गिर गई। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता को पकड़ा तो इप्शिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इप्शिता को अपनी कमर पर अभिमन्यु का हाथ महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। उसके सामने अभिमन्यु का चेहरा था। वो अभिमन्यु की गोद में थी। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे डांटते हुए बोला, ये क्या कर रही थी आप इप्शिता? अभी अगर आप गिर जाती तो पता है आपको कितनी चोट लगती। कैसे आधी रात को स्टूल पर चढ़कर क्या कर रही थी आप? इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर परेशान लहजे में बोली, वो एक्चुअली हम। इप्शिता को इतना परेशान देखकर अभिमन्यु ने आराम से उसे जमीन पर खड़ा किया और थोड़ी चिंता करते हुए पूछा, क्या बात है? अब आप कुछ बताएंगी हमें? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इप्शिता ने उसे बताया, वो एक्चुअली हम अपनी डॉक्यूमेंट फाइल नंदिनी से लेकर आए थे और उसके बाद पता नहीं हमने उसे कहाँ रख दिया, वो मिल ही नहीं रही है। उसी में हमारा एडमिट कार्ड है और कल सुबह हमें एग्ज़ाम देने जाना है। अगर वो नहीं मिला तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? इतना बोलते हुए इप्शिता रोने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी लापरवाही कैसे कर सकती थी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इस तरह इप्शिता को परेशान देखकर अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और हमें ये बताइए कि जब आप अपनी उस फाइल को लेकर यहाँ आई थीं तो आपने उस फाइल को सबसे पहले कहाँ रखा था? इप्शिता याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब वो फाइल लेकर कमरे के अंदर आई थी तो उसने उसे कहाँ रखा था, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था। इप्शिता सोचते सोचते थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस फाइल को कहाँ रख दिया, लेकिन अगर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला तो मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगी? इप्शिता इतना बोलकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभिमन्यु इप्शिता की आंखों में आए आंसुओं को देखकर बिल्कुल चुप हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इप्शिता अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज इप्शिता, आप रोइए मत, हम कुछ न कुछ सोचते हैं। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर भी चुप नहीं हुई और वो इस तरह रोते हुए बोली, मैं इतनी लापरवाह क्यों हूँ? क्या मुझसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता? मैं सच में बहुत लापरवाही करती हूँ। शायद मम्मी ठीक ही कहती हैं कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। इतना बोलकर रोने लगी। अभिमन्यु इप्शिता को इस तरह सारा दोष खुद को देते हुए देखकर थोड़ा मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इप्शिता को किस तरह समझाए। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए कहा, इप्शिता, एक काम करते हैं, हम अभी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके देखते हैं। शायद आपका आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड की कॉपी निकलवा सकें। अगर आपके एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी निकल आए तो आप एग्जाम दे पाएंगी।
इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और जल्दी से उठकर खड़े होते हुए बोली, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बस हमें आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी होगी, लेकिन रात काफी हो गई है, पता नहीं उनसे हमारी बात हो भी पाएगी या नहीं। अभिमन्यु ये सोच ही रहा था, तभी इप्शिता ने कहा, हम सच में बहुत बुरे इंसान हैं। हम जब से आपसे मिले हैं, हम आपको इसी तरह की परेशानियों में डाल देते हैं ना? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु इप्शिता से बात ही कर रहा था कि तभी अभिमन्यु का ड्राइवर इप्शिता के कमरे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सर, ये कोई फाइल है जो कार में छूट गई थी। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर ड्राइवर की तरफ देखा और वो धीमी आवाज में बोला, ये हमारी फाइल नहीं है, हमारी तो कोई फाइल नहीं छूटी। अभिमन्यु और ड्राइवर की बात सुनकर इप्शिता अपनी जगह से आगे आते हुए बोली, किस फाइल की बात कर रहे हैं आप? इप्शिता ने जैसे ही उस ड्राइवर के हाथ में वो फाइल देखी, वो उसे देखते ही तुरंत पहचान गई और भागते हुए ड्राइवर के सामने गई। उसके हाथ से वो फाइल लेते हुए बोली, अभिमन्यु, यही तो है हमारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल। इतनी देर से हम इसी को तो ढूंढ रहे थे। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। अभिमन्यु का ड्राइवर इप्शिता को वो फाइल देकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। इप्शिता ने वो फाइल खोलकर देखा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड सब कुछ बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ था। इप्शिता सीधे बिस्तर पर आकर बैठी। उसने अपना एडमिट कार्ड निकालते हुए कहा, थैंक गॉड, हमें ये फाइल मिल गई, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए होते। अभिमन्यु इप्शिता को इस तरह खुश देखकर बोला, चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अब आप आराम से सो जाइए, कल सुबह हम खुद आपको आपके कॉलेज छोड़ने के लिए चलेंगे। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु इप्शिता के कमरे से सीधे अपने कमरे में चला गया। इप्शिता एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी और कहीं न कहीं उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल इप्शिता ने अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली थी और डॉक्यूमेंट्स की फाइल मिलने के बाद से काफी ज्यादा रिलैक्स भी हो गई थी। इसलिए अपना सारा सामान ठीक से रखकर वो चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह इप्शिता जल्दी उठ गई थी। उसने तुरंत नहा धोकर एग्जाम देने जाने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं अभिमन्यु भी इप्शिता के एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था। वो भी पहले से ही तैयार हो चुका था। वो इप्शिता के कमरे के बाहर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। इप्शिता पूरी तैयार थी। उसने ध्यान से अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड उठाया और वो सीधे कमरे से बाहर निकली। उसने देखा अभिमन्यु उसके गेट पर ही खड़ा था। उसे देखकर अभिमन्यु ने कहा, रेडी हो गई ना आप? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद एक साथ विला से बाहर निकल ही रहे थे, तभी अभिमन्यु का फोन बजा। अभिमन्यु कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलिए, क्या बात है? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। इप्शिता इस बात को नोटिस करते हुए बोली, क्या बात है अभिमन्यु, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हमें साइट पर अर्जेंट जाना पड़ रहा है, शायद कोई जरूरी काम आ गया है। आप एक काम करिए, आप सीधे ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज के लिए निकलिए। हम नहीं चाहते कि आप अपने पहले एग्जाम में लेट हो जाएं और हम साइट का काम निपटाकर आ जाएंगे आपको पिक करने। इप्शिता अभिमन्यु की बात समझते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप फ्री नहीं भी होते तो आप सिर्फ गाड़ी भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम ज्यादा जरूरी है। अभिमन्यु ने कहा, नहीं, इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम आपको पिकअप करने आ जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और चुपचाप कार में बैठ गई। जैसे ही इप्शिता कार में बैठी, अभिमन्यु ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम को कॉलेज गेट के अंदर तक छोड़कर आना। ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो इप्शिता को लेकर सीधे उसके कॉलेज की तरफ निकल गया। अभिमन्यु दूसरी कार लेकर सीधे अपनी वर्किंग साइट पर पहुंचा। वो जैसे ही पहुंचा, उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम आ रही है काम में? साइट पर काम कर रहे बाकी के वर्कर्स और मैनेजर तुरंत अभिमन्यु के पास आकर खड़े हो गए और उसे वो सारा काम और जो प्रॉब्लम हो रही थी सब बताने लगे। अभिमन्यु ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, इतने छोटे से काम को भी आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं? आखिर आप लोगों को काम पर किसने रखा? अभिमन्यु गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो इप्शिता के साथ उसके कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन इसी वजह से जब वो कॉलेज नहीं जा पाया तो उसके मन में जो गुस्सा था उसने वो वहाँ के वर्कर्स पर निकाल दिया। तभी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा,
ये क्या कर रहे हैं हम? अपना गुस्सा इन पर क्यों निकाल रहे हैं? हम तो वैसे भी काम के लिए ही यहाँ मुंबई आए थे ना, तो फिर अब यहाँ आने में हमें इतनी जलन क्यों हो रही है? उसने 2 गहरी सांसें लीं और उन सब की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, चलिए हम 2 घंटे में ही सारा काम खत्म करेंगे, ओके? सब लोग अभिमन्यु के निर्देशों को सुनने लगे और जैसे ही अभिमन्यु का काम खत्म हुआ, अभिमन्यु तुरंत इप्शिता के कॉलेज के लिए निकला। उसने कार में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, कॉलेज चलिए। सीधे कॉलेज की तरफ कार मोड़कर ड्राइवर ने तुरंत उसका कहना माना और वो कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही सीधे ड्राइव करने लगा। इप्शिता नंदिनी के साथ अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकली और इप्शिता ने उससे पूछा, कैसा गया तेरा एग्जाम? नंदिनी ने थोड़ा सा मायूस होते हुए कहा, बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ, एग्जाम काफी कठिन था, लेकिन अच्छा गया। इप्शिता ने खुश होते हुए कहा, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तेरे तो सारे एग्जाम हमेशा अच्छे जाते हैं, कौन सी बड़ी नई बात बताई मुझे? ये बता, तू अब वापस फिर से मिलने कब आएगी? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तो वैसे मन तो मेरा तेरे पास रुकने का था, लेकिन क्या करूं, रुक नहीं सकती। नंदिनी ने उसे साइड हग करते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो फिर हम निकलते हैं। इसी तरह इप्शिता नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नंदिनी, 1 मिनट रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। ये मेरा पर्स और मोबाइल फोन पकड़ लो, हम बस 2 मिनट में आते हैं। नंदिनी वहीं वॉशरूम के बाहर ही रुक गई थी और इप्शिता जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, 1 मिनट बाद ही इप्शिता का फोन बजा। नंदिनी ने जैसे ही कॉल पिकअप करने के लिए इप्शिता का मोबाइल फोन उठाया, उसने देखा उसमें उदय का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने उदय का नाम देखकर कहा, क्या करूं, कॉल पिकअप करूं या नहीं? क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी वॉशरूम के बाहर ही रुक गई थी। इप्शिता वॉशरूम के अंदर गई थी। 1 मिनट बाद ही इप्शिता का फोन बजा। फोन की घंटी बजने पर नंदिनी ने ये देखने के लिए इप्शिता का मोबाइल फोन उठाया कि किसका फोन है। उसने देखा कि स्क्रीन पर उदय का नाम फ्लैश हो रहा था। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उदय का नाम देखकर उसने कहा, अरे, ये तो ईशू के भाई का फोन कॉल है। क्या करूं, कॉल पिकअप करूं या नहीं? नंदिनी सोच ही रही थी कि उसने कहा, एक काम करती हूँ, कॉल पिकअप कर लेती हूँ, वरना कहीं मैं कॉल पिकअप न करूँ तो इप्शिता के भाई परेशान न होने लगें। कॉल पिकअप कर लेना ही सही होगा। वैसे भी भाई का फोन है, जीजू का नहीं, जो मेरे रिसीव करने पर नाराज हो जाएगी। अपने आप से इतनी बात करके उसने जल्दी से कॉल पिकअप कर लिया। जैसे ही नंदिनी ने हेलो बोला, उदय तुरंत ही उसकी आवाज़ पहचान गया और मुस्कुराने लगा। लेकिन जैसे ही उदय को ये एहसास हुआ कि कॉल इप्शिता ने नहीं बल्कि नंदिनी ने पिक किया है, उसने मोबाइल फोन के स्पीकर पर हाथ रखते हुए कहा, ये इप्शिता के फोन से नंदिनी की आवाज़ कैसे आ रही है? कहीं हमने जल्दबाजी में नंदिनी का नंबर तो नहीं मिला दिया? इतना बोलकर उदय ने जल्दी से अपना नंबर चेक किया। नंबर तो इप्शिता का ही था। नंदिनी को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो उसने कहा, हेलो, आप सुन रहे हैं? मैं नंदिनी बात कर रही हूँ। एक्चुअली ईशू वॉशरूम गई हैं और उसका फ़ोन अभी मेरे पास है। नंदिनी की बात सुनकर उदय ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने तो बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि एग्ज़ाम हो गया ना? आज ईशू का पहला एग्ज़ाम था, कैसा गया उसका एग्ज़ाम? नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उसका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि वो पढ़ने में कितनी अच्छी है और उसके जैसी इंटेलिजेंट लड़की तो अच्छा ही एग्ज़ाम देगी ना। उदय ने नंदिनी की बात सुनकर हामी भरते हुए कहा, हाँ, मेरी ईशू बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी है। बाय द वे नंदिनी, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? नंदिनी उदय की बात सुनकर थोड़ी मायूसी से बोली, हाँ, मेरा भी ठीक ठाक ही हुआ। वैसे हमें जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा टफ एग्ज़ाम था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे कर दिया। नंदिनी काफ़ी फ्रैंक होकर उदय से बात कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे से बात करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे। इससे पहले कि उदय कुछ और पूछ पाता, इप्शिता वॉशरूम से बाहर निकल आई। इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे फ़ोन से किससे बात कर रही हो? नंदिनी ने तुरंत उसका फ़ोन उसे पकड़ाते हुए कहा, अरे, वो तुम्हारे उदय भाई का फ़ोन है। उसने उदय से कहा, उदय, लीजिए, इप्शिता आ गई है, आप उससे बात करिए। इप्शिता ने नंदिनी के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो उदय भाई, कैसे हैं आप? घर पर सब लोग ठीक तो है ना? उदय ने उसकी बात के जवाब में कहा, हाँ, सब ठीक है और हमने तो आपके एग्ज़ाम के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था।
इप्शिता ने खुश होते हुए कहा, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ भाई। वह उदय से बात करते हुए कॉरिडोर से बाहर निकलने लगी और नंदिनी भी उसके साथ ही थी। इप्शिता और नंदिनी कॉलेज कॉरिडोर से बाहर आईं तो वहां गेट के पास ही उनके सामने एक लड़का खड़ा था। वो नॉर्मल कपड़े पहने हुए था। वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन हाँ, काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा था। उसके एक कान में पियर्सिंग थी। उसके बाल नॉर्मल से थोड़े लंबे थे और हाईलाइट किए हुए भी थे। नंदिनी और इप्शिता को देखकर वो लड़का काफी एक्साइटेड और खुश लग रहा था, इसलिए वो सीधा उन दोनों की तरफ आया और बोला, चलो आज मिल तो गई तुम दोनों। इप्शिता ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, हे ध्रुव, कैसे हो? ध्रुव ने इप्शिता और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, यार इप्शिता कहाँ थी? होली के बाद से तुम ऐसे गायब हुई हो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? ऐसा क्या करने लगी थी तुम कि तुमने तो मेरे हालचाल के नहीं पूछे? इप्शिता और नंदिनी एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। इप्शिता ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या बताऊं यार, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही थी। हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। ध्रुव इप्शिता की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, यार ईशु, मैं कौन सा तेरे साथ हैंग आउट करने की बात कर रहा हूँ? तू तो जानती है ना, तेरी वजह से मेरा प्रोजेक्ट भी फंसा हुआ है। अब बताओ, तू शूट करने के लिए किस दिन फ्री है? मैं बहुत जल्द तेरे साथ शूटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। इप्शिता उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ध्रुव, आई थिंक हम अब तुम्हारे साथ कोई भी फोटोशूट नहीं कर पाएंगे। ध्रुव उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं कर पाओगी तुम फोटोशूट? तुमने वेट पुट ऑन किया है क्या, या फिर तबीयत खराब है? कोई हेल्थ इश्यूज हो तो बताओ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। इप्शिता ने उसे मना करते हुए कहा, यार प्लीज, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस हैं। और तबीयत नहीं, किस्मत खराब है हमारी, उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ध्रुव ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी सीरियस होकर बात कर रही हो? और बताओ तो क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें तो फोटोशूट में बहुत इंटरेस्ट है ना? आखिर यही तो तेरा सपना है ना, तुझे मॉडलिंग ही करनी है ना? इप्शिता ने जैसे ही ध्रुव के मुंह से ये बात सुनी, उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो इप्शिता खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे की तरफ घूरते देखकर ध्रुव ने कहा, गाइज, क्या बात है? तुम दोनों इस तरह से एक दूसरे को लुक क्यों दे रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे भी बताओ क्या बात है। और इप्शिता, तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है क्या? अब तुम्हारा मॉडल बनने का सपना सपना नहीं रहा क्या? तुम्हें मॉडलिंग के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट हो गया है क्या? इप्शिता ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, ना ही हमारा सपना चेंज हुआ है और ना ही हमें किसी और चीज में इंटरेस्ट आया है। वो एक्चुअली अपनी फैमिली की वजह से हमें अपने सपने को यहीं बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ रहा है। ध्रुव ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती ईशु। तुम जानती हो ना, मॉडलिंग का सपना जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही सपना मेरा भी है। मेरे पास इसके अलावा और कोई करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं तेरे जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नंदिनी, जो अब तक की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, देख ध्रुव, इप्शिता की प्रॉब्लम अलग है। वो मॉडलिंग करना चाहती है, लेकिन शायद वो अब मॉडलिंग कर नहीं पाएगी, जस्ट बिकॉज इप्शिता की फैमिली उसकी शादी करवा रही है। इप्शिता ने नंदिनी की बात से सहमति देते हुए कहा, हाँ ध्रुव, नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करवा रहे हैं और हमें नहीं लगता अब हम दोबारा कभी भी कोई भी फोटोशूट करवा पाएंगे। ध्रुव, तुम काम करो, तुम अपने लिए कोई दूसरी मॉडल ढूंढ लो। जैसे ही ध्रुव ने ये बात सुनी, वह बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोला, व्हाट, तुम शादी कर रही हो? लेकिन क्यों? और इतनी भी क्या जल्दी हो गई तुम्हें शादी करने की? अभी तो हमें हमारे करियर पर फोकस करना था ना, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर बोली, हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड ध्रुव, हमारी फैमिली में पेरेंट्स के डिसीजंस के खिलाफ हम नहीं जा सकते। ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन क्यों यार, तुम अपने साथ साथ मेरे करियर को भी दांव पर लगा रही हो। यू आर द ओनली वन जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ अचीव किया है। तुम्हारा मॉडलिंग फेस और मेरी फोटोग्राफी स्किल्स, यार हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे मम्मी पापा ने हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। ध्रुव ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन ईशु, तुम अपने मम्मी पापा को मना सकती हो। उन्हें बताओ कि ये तुम्हारा सपना है।
वे जब ये बात सुनेंगे तो हो सकता है तुम्हारी शादी की डेट आगे बढ़ा दें। तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने के लिए प्रेशर ना डालें। नंदिनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ध्रुव, तुम बेकार की बहस कर रहे हो। इप्शिता से आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इप्शिता के घर वालों को देखा है, वे उसकी बात नहीं सुनते। और तुम शायद भूल रहे हो, इप्शिता एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में ऐसा ही होता है। राज परिवार और फैमिली की इज्जत के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ईशू इस टाइम जिस सिचुएशन में है, उसे अपनी फैमिली के खातिर अपने सपने का गला घोटना पड़ रहा है। इप्शिता नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर कुछ नहीं बोली। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में अभिमन्यु भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अब तक तो इप्शिता का एग्जाम खत्म हो गया होगा। अभिमन्यु इप्शिता के बारे में ही सोच रहा था और उसने अपने मन में कहा, आई होप उनका एग्जाम अच्छा हुआ हो। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही, वैसे ही उसकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। अभिमन्यु कार से उतरा और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। जैसे ही अभिमन्यु कॉलेज के अंदर गया, उसने सामने की तरफ देखा, जहां इप्शिता और नंदिनी खड़ी थीं, लेकिन उन्हें देखकर अभिमन्यु के कदम वहीं पर रुक गए। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, ये इप्शिता और नंदिनी किससे बात कर रही हैं? उनके साथ ये लड़का कौन है? हो सकता है उनका कोई कॉलेज फ्रेंड हो। अभिमन्यु इतना बोलकर वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु कॉलेज गेट के पास ही खड़ा हो गया। उसने थोड़ी दूर पर ग्राउंड के एक किनारे इप्शिता और नंदिनी को एक लड़के से बात करते हुए देखा था, इसलिए वो अपनी कार के पास ही रुक गया। इप्शिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं, तुमने हमारे साथ ही अपना करियर शुरू किया था, अपना पैशन फॉलो करते हुए। लेकिन हम क्या करें, हमारे माता पिता ने हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा है। ध्रुव ने कहा, लेकिन ईशू, तुम अपने माता पिता को मना सकती हो। उन्हें बताओ कि ये तुम्हारा सपना है। शायद वे तुम्हारी शादी की तारीख आगे बढ़ा दें। तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने के लिए दबाव न डालें। नंदिनी ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ध्रुव, तुम बेकार की बहस कर रहे हो। इप्शिता से बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने इप्शिता के घर वालों को देखा है, वे उसकी बात नहीं सुनते। और तुम शायद भूल रहे हो, इप्शिता एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसकी फैमिली में ऐसा ही होता है। राज परिवार और फैमिली की इज्जत के लिए उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ईशू इस समय जिस स्थिति में है, उसे अपनी फैमिली के लिए अपने सपने का गला घोटना पड़ रहा है। इप्शिता कुछ नहीं बोली, उसने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह गॉड, लेकिन मैं अब क्या करूंगा? अगर तुमने फोटोशूट नहीं किया तो मैं पिक्चर्स कैसे सबमिट कर पाऊंगा? और अब तो लास्ट डेट भी आने वाली है। यार ईशू, प्लीज कुछ तो करो। एक बार बस मेरा ये फोटोशूट कंप्लीट हो जाए, फिर अपने सिलेक्शन के बाद दूसरी कोई मॉडल ढूंढ लूंगा। प्लीज इस तरह से बीच रास्ते में मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे पता है ये तुम्हारा ड्रीम है, लेकिन मेरे लिए फोटोग्राफी मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। और तुम जानती हो, अगर अभी मैंने अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया तो शायद फिर कभी नहीं दे पाऊंगा। और मेरे पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं है। मैं अपने करियर के इस समय पर हार नहीं मान सकता। प्लीज ईशू, इस समय मेरा साथ मत छोड़ो। शुरुआत में मैंने तुम्हारी फोटोज ही सबमिट की हैं। अब बीच में अगर मैं मॉडल बदलूंगा तो वो काफी अनप्रोफेशनल होगा और उसकी वजह से मैं रिजेक्ट भी हो सकता हूँ। फिर कोई भी मॉडलिंग फोटोशूट एजेंसी मुझे हायर नहीं करेगी। मैंने कई जगह पर अप्लाई किया हुआ है, सिर्फ तुम्हारी फोटोज की वजह से ही मुझे ये चांस मिल रहा है। इसलिए प्लीज एक दिन 2 घंटे का समय निकालकर तुम मेरे साथ ये शूट कर लो और हम फटाफट परफेक्ट पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। इप्शिता चुप थी, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। ध्रुव ने इप्शिता के चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ईशू, क्या सोचने लगी हो? सुन रही हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये फोटोशूट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अगर हम तुम्हारे साथ मॉडलिंग में अपना करियर बनाना भी चाहें तो भी नहीं बन सकता। तुम नहीं जानते हमारी फैमिली कितनी पावरफुल है। उनसे लड़कर हम एक दिन के लिए भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी फैमिली में से कोई भी हमारे ड्रीम को सपोर्ट नहीं करेगा।
और अब जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या लगता है हम अपने ससुराल से यहाँ शूटिंग के लिए आ पाएंगे? ध्रुव ने कहा, यार ईशू, मुझे पता है तू अभी शादी करना नहीं चाहती और तेरे लिए तेरा सपना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर क्यों कर रही है तू ये शादी? इप्शिता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, बहुत बड़ा सपना था हमारा। हम अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे। एक ऐसी मॉडल बनना चाहते थे जो मिनी स्कर्ट और शॉर्ट ड्रेस के अलावा ट्रेडिशनल और लॉन्ग वेयर पहनकर भी फेमस हो सकती है। हम इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहते थे और शायद हमने एक बहुत ही बड़ा सपना देख लिया जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता। आई एम सॉरी ध्रुव, हम अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद ही बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे? ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। वो काफी उदास हो गया। नंदिनी ने कहा, ध्रुव प्लीज यार, तू अपसेट मत हो, मैं तेरे लिए कोई दूसरी मॉडल ढूंढने में हेल्प कर दूंगी। ध्रुव ने कहा, कोई ऐसी मॉडल जो मेरे अकॉर्डिंग पोज कर पाए, ऐसी मॉडल मिलना इम्पॉसिबल है। ईशू, तुम शादी कब कर रही हो? एक बार तुम शादी करने के बाद अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात करके देखो, शायद वे तुम्हें मॉडलिंग की परमिशन दे दें, या फिर तुम्हारे पति। इप्शिता अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने लगी। उसके चेहरे के सामने अभिमन्यु और माँ का चेहरा आया। नंदिनी ने कहा, हो ही नहीं सकता, भूल जाओ। इप्शिता के ससुराल वाले तो उसके घर वालों से भी 2 कदम आगे हैं। वे तो राजस्थान की रॉयल फैमिली है, वहां तो मॉडलिंग शब्द का नाम लेना भी मुश्किल होगा शायद। ध्रुव ने इप्शिता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने सीरियस होते हुए कहा, मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, है ना? इप्शिता कुछ सोचने लगी। वही अभिमन्यु जो इतनी देर से दूर खड़ा था, अब इप्शिता और नंदिनी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचने वाला था, उसके कान में इप्शिता की आवाज आई। इप्शिता ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, सच बताऊं तो हम अभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, फैमिली के प्रेशर में आकर हमें ये शादी करनी पड़ रही है और शादी से इनकार करने का हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अभिमन्यु वहीं रुक गया। उसने इप्शिता और नंदिनी के पास जाना सही नहीं समझा और वापस अपनी कार के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, हम जानते हैं इप्शिता, आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, हम भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। काश हम आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर पाते, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते। अभिमन्यु मायूस हो गया था। इप्शिता नंदिनी के साथ ध्रुव से बात कर रही थी। ध्रुव ने कहा, यार प्लीज कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज कुछ तो सोचो, मेरी इतनी हेल्प कर दो। बस मेरा ये प्रोजेक्ट एक बार क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे सब कुछ हैंडल कर लूंगा, कोई और दूसरी मॉडल भी ढूंढ लूंगा। मुझे पता है तुमसे बेहतर और परफेक्ट मॉडल तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा क्योंकि अपना करियर तो मुझे कंटिन्यू करना ही है। मेरी कोई राजकुमार से शादी नहीं होने वाली है। नंदिनी ने मजाक में कहा, कोई बात नहीं, तेरे ही राजकुमार ढूंढ देंगे। नंदिनी अपने मजाक पर खुद ही हंसने लगी। इप्शिता और ध्रुव दोनों ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। ध्रुव ने फिर से कहा, प्लीज प्लीज ईशू, मुझे पता है अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकती हो। प्लीज हमारी दोस्ती के खातिर अभी तुम यहाँ हो तो सिर्फ 2-3 घंटे का समय निकाल लो। 2-3 घंटे इनफ होंगे मेरे लिए। इप्शिता को समझ आ रहा था कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। वो इस बार उसे सीधे मना नहीं कर पाई। इप्शिता ने सोचते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, हम सोचते हैं कुछ ना कुछ। ध्रुव खुश हो गया। थैंक यू सो मच यार, मुझे पता था तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। नंदिनी कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा, ये ईशू क्या बोल रही है, कैसे हेल्प करेगी वो ध्रुव की? ध्रुव नंदिनी को साइड हक करते हुए कहा, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। नंदिनी ने उसे अलविदा कहा। फिर वो इप्शिता के पास आया। उसने उसे भी साइड हक करते हुए कहा, ओके, फिर जैसा हो तो मुझे कॉल करके बता देना। इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें शाम तक कंफर्म बता देंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ध्रुव खुश हो गया और वहां से चला गया। अभिमन्यु ने इप्शिता और ध्रुव को हक करते हुए देख लिया, लेकिन वो ध्रुव का चेहरा नहीं देख पाया। उसे सामने खड़ी इप्शिता और नंदिनी का चेहरा नजर आ रहा था और ध्रुव की पीठ उसकी तरफ थी। उसने सोचा, ये लड़का आखिर कौन है जो इप्शिता के इतने ज्यादा करीब है कि उसने उन्हें इस तरह सबके सामने गले लगा लिया। अभिमन्यु के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। इप्शिता ने उससे कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती है। उसने सोचा,
कहीं इप्शिता के शादी ना करने के फैसले के पीछे यही वजह तो नहीं है? क्या ये दोनों? नहीं नहीं, हम ये क्या सोच रहे हैं? दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं, और मुंबई में तो आम बात है दोस्तों का इस तरह एक दूसरे को गले लगाना। अभिमन्यु चुप हो गया। पूरी बात जाने बिना वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था, और इप्शिता पर बेवजह शक भी नहीं करना चाहता था। उसने बाहर की तरफ जाती हुई इप्शिता और नंदिनी को देखा।